Hello everyone, this is video number 1 of chapter 4 Geography class 8. Chapter name is Agriculture. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या होता है, मीनिंग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का, टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। सो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी गिवन है। उससे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि स्टोरी में क्या गिवन है। सो यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, गुरप्रीत, मधु एंड टीना। ये तीनों ही एक विलेज के पास से गुजर रहे थे, वॉक कर रहे थे। उन्होंने एक फार्मर को देखा कि ही वॉज टिलिंग अ लैंड, यानी कि खेती बाड़ी कर रहा है, वो एग्रीकल्चर कर रहा है। तो फार्मर जो होता है उन्हें बताता है कि वो क्या चीज़ ग्रो कर रहा है। वो वीट ग्रो कर रहा था और ये भी बताता है कि मैंने अभी अभी इस सॉइल के अंदर क्या ऐड किया है, मैन्योर ऐड किया है, ताकि जो सॉइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। मैन्योर होता है काइंड ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो कि एनिमल वेस्ट से या फिर जो हमारा किचन वेस्ट होता है, जैसे कि सब्जियों के जो छिलके होते हैं या किसी फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, उनकी हेल्प से जो मैन्योर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। वो बहुत ही अच्छा होता है किसी भी सॉइल के लिए, और उसमें जो सॉइल में फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। देन ही ऑल्सो टोल्ड चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी। मंडी मीन्स अ मार्केट। तो वो ये भी बताता है उन बच्चों को कि जब ये वीट मार्केट में जाएगा तो काफ़ी अच्छे प्राइस मिलेंगे मुझे इस वीट के बदले में। उसके बाद मंडी से वो जो वीट होता है वो कहाँ पे लेके जाया जाता है, वो फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाता है, और फैक्ट्रीज़ के अंदर उसका जो आटा होता है उसकी हेल्प से क्या बनाया जाता है, ब्रेड बनाई जाती है और बिस्किट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि वीट की हेल्प से बनाई जाती है। So this transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. तो आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले वो फार्मर जो था, एक वीट को उसने ग्रो किया, ग्रो करने के बाद वो मार्केट में लेके गया, और मार्केट में ले जाने के बाद वो फैक्ट्रीज़ में गई ताकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, उस पर्टिकुलर प्लांट से हमें क्या मिले, एक फिनिश प्रोडक्ट मिले। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट में, उसके अंदर 3 टाइप की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो पहली होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये 3 एक्टिविटीज़ होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, यहाँ पे ये समझते हैं हम सबसे पहले। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने में और प्रोड्यूस करने में, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से। हमने यहाँ पे वीट ग्रो किए, वो हमारी क्या, कौन सी एक्टिविटी थी, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी थी। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल। तो एग्रीकल्चर हमारी यही, वीट हमने ग्रो किया, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर क्या हो गया आपका, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। फिशिंग है, आपने फ़िश क्या की, एक्सट्रैक्ट की, पॉन्ड था, रिवर थी, वहाँ से फ़िश लेके आए, वो भी क्या है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है। गैदरिंग, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, यानी कि फ्रूट्स वगैरह आपने इकट्ठे किए, वो भी आपकी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, प्राइमरी एक्टिविटी के। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी किस चीज़ से कंसर्न करती है या कनेक्टेड होती है, विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। यानी कि जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर चीज़ें होती है, जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, उन सारी चीज़ों से क्या होती है, ये कनेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स। अब स्टील है, आपको जो स्टील है वो एज इट इज़ फॉर्म में नहीं मिलता एनवायरनमेंट से। जो एक स्टील हमारा एक नेचुरल रिसोर्स, अगर हम बात करें तो स्टील हमें नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता, उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, अच्छे से उसको
तभी हमें उसको एक स्टील हमें क्या मिलता है, एक ऐसे फॉर्म में मिलता है ताकि हम उसको यूज़ कर पाए। उसकी हेल्प से हम डिफरेंट यूटेंसिल्स बना पाए, डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में उसको यूज़ कर पाए। तो उसके बाद ही हम क्या करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं। उसी तरह से बेकिंग ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड हमें किसकी हेल्प से बना सकते हैं, हम किसी आटे की हेल्प से बना सकते हैं। तो आटा कहाँ से आएगा, वीट से। अब वीट हमारी क्या हो गई, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। तो इसी वजह से जो प्राइमरी एक्टिविटी की हेल्प से जो भी चीज़ें की जाती है उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की कैटेगरी में डालते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, वीविंग ऑफ क्लोथ्स। अब क्लोथ जो है, कपड़ा जो है, हमें नेचर से नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं कोई प्लांट होता है जहाँ पे क्या लगा है, क्लोथ लगा हुआ है और आपने तोड़ा और उसके हेल्प से आपने कोई भी शर्ट बना ली, ड्रेस बना ली, पैंट्स बना ली, जीन्स बना ली। तो ऐसा तो नहीं होता। तो क्लोथ जो है किसकी हेल्प से बनता है, कॉटन की हेल्प से बनता है। किसकी हेल्प से बनता है, कॉटन की हेल्प से। अब कॉटन जो है आपका क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि एग्रीकल्चर की हेल्प से आपको कॉटन मिलेगा। तो प्राइमरी एक्टिविटी की हेल्प से ही आपको क्या हुआ, आपके पास क्लोथ आया। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती है वो कंसर्न करती है विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज का मतलब है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो रिसोर्सेज है उनसे कनेक्शन है इसका। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है एक तरह से प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट होती है, कि जो भी चीज़ें फर्दर बढ़ेंगी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ ही पॉसिबल हो पाएंगी। क्योंकि अगर हमारे पास कॉटन नहीं है तो हम क्लोथ हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या है, डिपेंडेंट हुई प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर सेकेंडरी एक्टिविटी। नेक्स्ट इज टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये प्रोवाइड करती है इन दोनों ही एक्टिविटीज़ को, यानी कि ये जो दोनों सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन दोनों सेक्टर्स को एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, टर्शरी एक्टिविटी के। सपोज सेकेंडरी एक्टिविटी में हमने क्लोथ बनाया, एक कपड़ा बनाया, अब हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। वो किस तरह से मूव कर पाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से प्रोवाइड हो पाएगा, वो चीज़ मूव कर पाएगी। तो यहाँ पे जो टर्शरी एक्टिविटी है वो एक तरह से क्या हुआ, उसने सपोर्ट प्रोवाइड किया किसको, सेकेंडरी एक्टिविटी को। उसी तरह से अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटी में भी जो ये वीट था, वीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो पाया, मार्केट में ले जाना था, मार्केट में किसकी हेल्प से जा पाया, टर्शरी एक्टिविटी की हेल्प से। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो हम उस चीज़ को उस पर्टिकुलर प्लेस यानी कि एक मार्केट के अंदर उसको सेलिंग के लिए नहीं ले जा पाते। इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, इन केस कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, यानी कि उसका जो नुकसान होता है किसी भी सेलर का तो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करती है। इसी तरह से बैंकिंग हो गया, लोन प्रोवाइड करना, एडवर्टीजमेंट, किसी प्रोडक्ट को टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना, ये सब चीज़ें किस में आती है, टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक इन्वॉल्व होती है, इंक्लूड होती है, जैसे कि क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स को उगाना, वेजिटेबल्स उगाना, फ्लावर्स हो गए, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक होता है लाइक शीप्स या गोट हो गया या काव हो गया, बफेलो हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ स्टॉक में आते हैं।
जो कि फार्मर्स या फिर जो पोल्ट्री फार्म्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आती है, प्राइमरी एक्टिविटी में आती है और लाइफ स्टॉक के अंदर आती है. सो इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 50% लोग जो है वो किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इंडिया की अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक यहाँ पे बात करें तो इंडिया में भी 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट. काफ़ी ज़्यादा रेशो होता है इंडिया में. आज भी लोग जो है एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी है उस पर स्टिल डिपेंडेंट है. उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, यानी कि फार्मर है, कोई लाइफ स्टॉक के ऊपर वो है. इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज जो डिवाइड हो जाती है. तो स्टिल हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर पे काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है अपनी डेली लाइफ के लिए, यानी कि पैसा जो उनके पास आता है वो इसी एक्टिविटी के थ्रू आता है. द नेक्स्ट इज़ फेवरेबल ट्रोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी. तो कंडीशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर हमें फार्मिंग करनी है तो उसमें हमारी सॉइल जो होती है और जो हमारा क्लाइमेट होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिकॉज सॉइल अगर हमारी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, उसमें फर्टिलिटी नहीं होगी, तो हमारी जो एक्टिविटी है, हमारे जो क्रॉप्स है, हमारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से उग नहीं पाएंगे. उसी तरह से क्लाइमेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि सॉइल, हमारा उस एरिया का पर्टिकुलर क्लाइमेट कैसा है, बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए. द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड. तो जहाँ क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जिस लैंड पे क्रॉप्स उगती है स्पेशली, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, एरेबल लैंड बोलते हैं. एरेबल लैंड होता है काइंड ऑफ उपजाऊ लैंड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लैंड होती है और उसी लैंड पे पॉसिबल होता है कि हम क्रॉप्स को उगा पाए, ग्रो कर पाए. अब हम एक मैप में देखेंगे. द मैप यू कैन सी द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज़ कंसंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट. तो काफ़ी ऐसे प्लेसेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है. और सूटेबल फैक्टर्स का मतलब है वहाँ पे सॉइल भी अच्छी है, वहाँ पे क्लाइमेट भी कैसा है, अच्छा है. इसी वजह से इन सारी जगहों पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारी क्रॉप्स है वो इजीली उग पाती हैं, ग्रो हो पाती है और एग्जिस्ट करती हैं. सो यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप गिवन है, इसमें आप इजीली देख सकते हो काफ़ी एरिया है जो कि एरेबल लैंड है. यहाँ अफ्रीका में भी आप देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. इंडिया में आप देखो तो ऑलमोस्ट पूरा ही एरिया जो है इंडिया का कवर्ड है एरेबल लैंड से. सो एरेबल लैंड वही होती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इजीली और अच्छी क्वालिटी वाली जो क्रॉप्स होती है वो ग्रो हो पाती है. सो ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है एरेबल लैंड का. सो यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट गिवन है कि हम देखते हैं. एग्री, सेरी, पैसिविटी एंड हॉर्टी कल्चर. तो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक. इट ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग. तो एग्रीकल्चर क्या होता है, एक साइंस या फिर आर्ट ऑफ कल्टिवेशन होता है जो कि किसकी हेल्प से होता है, किसके, फार्मर की हेल्प से होता है. और जो सॉइल है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें उगाई जाती है, क्रॉप्स में डिफरेंट वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो होता है वो भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है. इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, फार्मिंग भी बोल सकते हैं. यानी कि एग्रीकल्चर का एक और वर्ड क्या हो गया आपका, फार्मिंग. नेक्स्ट इज सेरीकल्चर. सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर होता है कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म.
इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो कमर्शियल यानी कि यहाँ सेरिकल्चर में जो सिल्क वर्म होता है एक तरह से कमर्शियली होता है, यानी कि ये जो सिल्क होता है इसमें जो सिल्क बनाया जाता है वो फार्मर के द्वारा बनाया जाता है, जो और इससे इनकी जो इनकम है वो उसमें सप्लीमेंट आता है, इनकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और ये बेसिकली सेलिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। मार्केट में जो चीज़ें सिल्क सेल होता है वो इसीलिए होता है कमर्शियल, यानी कि जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए ना हो, यानी कि खुद के लिए यूज़ के लिए नहीं होता है, ये मार्केट में सेलिंग पर्पस के लिए ही सिल्क बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट इज पेसिकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड। तो इसके अंदर क्या होता है, फ़िश होती है जो कि खुद एक कंस्ट्रक्टेड टैंक या फिर एक पॉन्ड्स के अंदर उन्हें रखा जाता है और वहाँ पे उनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियली जो इन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स होते हैं या फिर पॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर इनको रखा जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में ये नहीं होते। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेसिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट इज विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जो ग्रेप्स उगाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विटिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। जहाँ पे वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को, किस पर्पस के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि मार्केट में जो सेलिंग पर्पस के लिए जो चीज़ें उगाई जाती है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स की अगर हम बात करें, इन तीनों कैटेगरी को जो मार्केट में सेलिंग के लिए जो चीज़ें उगाई जाती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। फार्म सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक इज फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एज अ सिस्टम। यहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग को क्या बोला गया है, एक सिस्टम की तरह देखा जा रहा है। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स है यानी कि फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो सीड्स होती है, बीज होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं यानी कि खाद हो गई, मशीनरी और लेबर। इन सारी चीज़ों की हेल्प के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स गिवन है, इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट। इनपुट्स हमारे कौन कौन से हो गए, मशीनरी हो गई, मशीनरी हमारा इनपुट है, सीड्स, केमिकल्स यानी कि फर्टिलाइजर्स। और उसके बाद प्रोसेस में क्या है, जो लेबर है वो क्या कर रहा है, पहले तो सॉइल को प्लॉक करेगा, फिर उसमें सीड को सो करेगा यानी कि डालेगा ताकि सीड जो है उग पाए, और स्प्रे कर रहा है ये फर्टिलाइजर्स वगैरह, और जो ताकि जो इंसेक्ट्स है वो सब भी दूर रह पाए और जो हमारी क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। आउटपुट हमें क्या मिला, क्रॉप्स हमें आउटपुट के फॉर्म में मिली। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया कि सबसे पहले हमने इनपुट दिया, देन प्रोसेसिंग में क्या चीज़ें चली और इनपुट में हमें क्या रिज़ल्ट मिला, जो कि हमें क्रॉप्स के फॉर्म में रिज़ल्ट मिला है। देन सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लॉगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं यानी कि कुछ उस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर, यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया, प्लॉगिंग की, जो हमारी सॉइल है उसको थोड़ा सा क्या किया, खोदा, उसके अंदर हमने सीड सो किया, सीड डाला, सीड डालने के बाद हमने वहाँ पे पानी डाला, इरिगेशन की। इरिगेशन का मतलब होता है कि हमने उस पर्टिकुलर एरिया में पानी प्रोवाइड किया। पानी प्रोवाइड करने के बाद वीडिंग की। वीडिंग का मतलब होता है कि जो अनवांटेड ग्रास उग जाती है किसी भी एरिया के अंदर जहाँ पे हमने किसी क्रॉप को उगाया है, उस क्रॉप के आसपास जो अनवांटेड काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रासेस जो होती है वो उग जाती है, उसको हटाने को, उसके रिमूव करने को, उन वाइल्ड ग्रासेस को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। देन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हमने उस क्रॉप को उगने के बाद वहाँ से हटा लिया, यानी कि अब हमारी क्रॉप क्या हो गई, रेडी हो गई। अब आउटपुट में हमें क्या मिला, यानी कि फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिला, इंक्लूड्स क्रॉप्स, वूल,
डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, क्रॉप्स मिली, वूल मिला, या फिर डेयरी जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें रिजल्ट में हमें यहाँ मिला है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, वीडियो 2 में। And if you like this video, please like our video and subscribe our channel. Thank you.